हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंशिएशन। क्योंकि अगर हमने सेकंड यूनिट में प्रवेश करना है, सेकंड यूनिट मैंने आपको पढ़ाना है, तो आपको मैथमेटिकल टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया। आई होप कि जो मैंने फार्मूले आपको याद करने को दिए हैं वो आपने याद कर लिए होंगे। अब हम डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन में भी फार्मूले होंगे, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। उनको कैसे अप्लाई करना मैं सारा आपको बताऊंगा। तो डिफरेंशिएशन आपको मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है, डिफरेंशियल कैलकुलस। एक्चुअल में कैलकुलस जो है वो दो तरह की होती है, एक इंटीग्रल कैलकुलस होती है और एक डिफरेंशियल कैलकुलस होती है। एक हम डिफरेंशिएशन करते हैं और एक इंटीग्रेशन करते हैं। न्यूटन ने ये कैलकुलस दी है। तो ये जो कैलकुलस है, इसका जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कांस्टेंट किसे बोलते हैं। कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होता है? एक क्वांटिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे मैं बात करूं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी विच इज टू बी मेजर्ड, एनीथिंग विच इज टू बी मेजर्ड, एनीथिंग विच इज टू बी मेजर्ड, जिसको हमने क्या करना है, मेजरमेंट करनी है उसकी। तो विच इज टू बी मेजर इज कॉल्ड ए क्वांटिटी, या बाय विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, दैट इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। तो कांस्टेंट वो क्या होता है? कांस्टेंट ए क्वांटिटी whose value do not change during mathematical operations, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज नहीं होगी। जैसे हमारे पास इट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए हमारे पास पाई है, पाई की वैल्यू जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज नहीं होगी। पाई अगर 22/7 या 3.14 है तो इतना ही रहेगा। हमारे पास ई है 2.718, मीन्स ई की वैल्यू भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ऐसे हमारे पास इंटीजर है 1 2 3 4 सो ऑन, इनकी वैल्यू भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज नहीं होगी। तो हम इनको कांस्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कांस्टेंट्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स, ऑल आर कांस्टेंट्स। तो these are the constant quantity। ये जो कांस्टेंट होते हैं ये फर्दर दो, एक कांस्टेंट जो है हमारे पास, एक होंगे परमानेंट कांस्टेंट। अगर परमानेंट कांस्टेंट कौन से हो गए हमारे? जैसे पाई आपका ई हो गया 1 2 3 सो ऑन, ये हो गए। और हमारे पास जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी की वैल्यू, दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू फिजिक्स के अंदर। हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट है आर, गैस कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.67 × 10⁻11 होती है। इस तरह से मीन्स ये जो कांस्टेंट्स होंगे जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन चेंज नहीं होगी, उनको हम परमानेंट कांस्टेंट्स बोलेंगे, परमानेंट कांस्टेंट बोलेंगे। और दूसरे नंबर के जो कांस्टेंट होंगे वो होंगे टेम्परेरी कांस्टेंट, टेम्परेरी कांस्टेंट। अब टेम्परेरी कांस्टेंट कौन से होंगे? टेम्परेरी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? मैं आपको मान लो एक एग्जांपल देता हूं कि क्या हुआ कि ए बस इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। ए कार इज मूविंग विद द स्पीड, तो ये मुझे 1 घंटे में 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। बताइए 2 घंटे में कितना चलेगी? 50 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना चलेगी? ये एक सिचुएशन है, 75 किलोमीटर। 4 आवर्स में कितनी चलेगी? 100 किलोमीटर। तो यहां पे एक चीज कांस्टेंट है, हमारी ये जो स्पीड है ये कांस्टेंट है,
इस सिचुएशन के लिए कांस्टेंट है तो हम इसको बोलेंगे टेम्परेरी कांस्टेंट। क्योंकि अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि अब अवर बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में चल रही है 50 किलोमीटर, 2 घंटे में कितनी चलेगी 100। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो 50 आ गई। तो ये जो 50 है ये 25 से 50 चेंज हो गया, लेकिन पर्टिकुलर सिचुएशन में तो ये कांस्टेंट है, तो हम इसको टेम्परेरी कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 50 है तो ये 2 घंटे में 100, 3 घंटे में 150, 4 घंटे में 200 किलोमीटर चलेगी, लेकिन स्पीड कितनी रही 50 रही। 50 तो क्या है कांस्टेंट है, लेकिन इट इज इन दिस सिचुएशन 50 इज कांस्टेंट, तो वी कैन से दिस इज टेम्परेरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका 25 है तो 25 इज कांस्टेंट हियर, 25 किलोमीटर पर आवर इज कांस्टेंट। यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर इज कांस्टेंट, बट इन दिस सिचुएशन इट इज 25, इट इज इन दिस सिचुएशन इट इज 50, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्परेरी कांस्टेंट। व्हाट दीज आर कॉल्ड टेम्परेरी कांस्टेंट्स बोलते हैं हम इनको। जैसे सपोज करिए कि जो मार्केट है उसमें दाल का रेट चल रहा है कि चने की दाल जो है वो 50 रुपये पर केजी मिल रही है, पर केजी। तो 2 किलो लेनी हो तो कितने रुपए की आएगी 100 रुपए की, 3 किलो 150 रुपए की, 4 किलो 200 रुपए की, 5 किलो 250 रुपए की, 6 किलो 300 रुपए की, 50 किलो 2500 रुपए की। तो मीन्स इसमें एक चीज कांस्टेंट रह रही है, बताइए क्या चीज कांस्टेंट रह रही है? रेट कांस्टेंट रह रहा है। रेट क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है, 50 ही रहेगा रेट। रेट क्या रह रहा है? कांस्टेंट। तो ये कौन सा हो सकता है कल को वैल्यू कितनी हो जाए 60 हो जाए, 60 हो जाए तो 60 कांस्टेंट है। मींस बोलने का मतलब ये टेम्परेरी कांस्टेंट है, 50 की जगह 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, तो ये टेम्परेरी कांस्टेंट हम इनको बोलेंगे। तो कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट कांस्टेंट होंगे और एक टेम्परेरी कांस्टेंट होंगे। आई थिंक यू विल गॉट द कांस्टेंट। कांस्टेंट हमें परमानेंट कांस्टेंट एंड टेम्परेरी कांस्टेंट्स। नाउ वी विल डू द वेरिएबल्स। व्हाट विल डू नाउ? वेरिएबल। एज द नेम सो, ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू क्या होगी, वेरी होगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलेंगे। वेरिएबल्स। व्हाट इज वेरिएबल्स? व्हाट इज वेरिएबल्स? ए क्वांटिटी which can take up a quantity which can take up different values a quantity which can take up different values is called a variable। एक्चुअल में हम लोग जो वेरिएबल हैं, जैसे हम लोग x y z, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल बोलते हैं, या फिर a b c से हम लोग डिनोट करते हैं इसको, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यू चेंज होगी, इसलिए इसका नाम क्या है? वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की अगर बात की जाए, वेरिएबल्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और वो एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जैसे मान लीजिए टाइम है, तो टाइम किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं इसको। ऐसा नहीं कि टाइम जो है वो डिपेंडेंट नहीं होगा, टाइम भी डिपेंडेंट हो सकता है, टाइम भी किसी चीज के ऊपर डिपेंड हो सकता है, लेकिन यहां पर मैं जैसे बात करूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टाइम की, जैसे सपोज करिए एक कार है, वो उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर है 1 सेकंड में, या 20 मीटर है 1 सेकंड में, और दूसरे सेकंड में उसकी स्पीड होगी 30, तीसरे सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी 40। तो टाइम तो चेंज नहीं हो रहा, टाइम तो 1 सेकंड है, 1 सेकंड, लेकिन हमारी वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल होगी। तो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, टाइम इसके, लेकिन टाइम के ऊपर क्या डिपेंड कर, देखिए यहां से 20 मीटर, यहां से 30 मीटर, यहां से 40 मीटर, तो डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड में कितना हुआ? 20 मीटर, दूसरे सेकंड में कितना हुआ? 30 मीटर, और तीसरे सेकंड में कितना हुआ? 40 मीटर। इसको डिस्टेंस जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम क्या हुआ यहाँ पे? इंडिपेंडेंट हुआ, और ये जो हमारा डिस्टेंस हुआ, ये क्या हुआ? डिस्टेंस कैसा हुआ? वेरिएबल हुआ, क्योंकि ये वेरी कर रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। डिपेंडेंट मतलब, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा कि
जैसे टाइम के ऊपर आपका कौन डिपेंड कर रहा है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो टाइम कैसा हुआ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिस्टेंस कैसा हुआ, डिस्टेंस अगर हम लोग यहां पे कंपेयर करेंगे, डिस्टेंस कैसा आ गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। डिपेंडेंट वेरिएबल डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम, चलना जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड हो रहा है। 1 सेकंड में 20, 1 सेकंड में 30, 1 सेकंड में 40। इट मींस दैट कि टाइम जो है वो टाइम तो अपना बीत रहा है 1 सेकंड, सब केस में 1 सेकंड है। टाइम हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट है, मींस टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये वेरिएबल है। मान लीजिए एक सिचुएशन और बताता हूँ कि मान लो हमें 2 आवर्स दे दिए कि 2 आवर्स के लिए आपने कार को चलाना है, 2 आवर्स के लिए। अगर हमारी स्पीड 50 किलोमीटर होगी पर आवर होगी तो हम लोग कितना 2 घंटे में कितना चलाएंगे, 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मान लीजिए हमारी स्पीड जो है वो कितनी होगी, 100 किलोमीटर होगी पर आवर, तो हम कार कितनी चला देंगे, 200 किलोमीटर चला देंगे। तो यहाँ पे तो टाइम क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, लेकिन चीज वेरिएबल कौन है, कौन चीज चेंज हो रही है, आपकी स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो स्पीड जो है, स्पीड जो है आपका कैसा है, वेरिएबल है। यहां पे स्पीड वेरिएबल है, यहां पे आपका टाइम कैसा है, कांस्टेंट है। तो जो टाइम है, टाइम के ऊपर जो है वो अब आपकी स्पीड डिपेंड नहीं कर रही है। तो टाइम कैसा हो गया, यहां पे डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। स्पीड अब इंडिपेंडेंट हो गई किससे, टाइम से। तो आपका टाइम यहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। टाइम जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, डिपेंड कर रहा है स्पीड के ऊपर। अगर हम 2 आवर की बात है, अगर हम 100 से चलाएंगे तो 2 आवर में 200 चलेगा, अगर 300 से चलाएंगे तो 600 चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट हो गई और टाइम क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। टाइम डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। आप लोग एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ जब बनाते हैं, 2 क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ हमें क्या बताता है कि व्हाट इज द रियल पिक्चर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 क्वांटिटीज, 2 क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है, एक्स और वाई और एक्स, डिस्टेंस और टाइम। तो जैसे मान लीजिए हम पोजीशन और टाइम के बीच में बताएंगे, जैसे डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस तरफ को लेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस को तरफ। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा किधर लेनी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी दैट इज ऑलवेज टेकन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी वो किस तरफ को लेनी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी किस तरफ को लेनी है, टुवर्ड्स वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को क्या लेंगे, डिपेंडेंट क्वांटिटीज, और एक्स एक्सिस को क्या लेंगे, इंडिपेंडेंट। जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले क्या देखना है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है और डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है। सपोज करिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो यहां पर हमारे पास ओवर्स हैं। ओवर्स कितने हैं, 50 है। 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर, 6 ओवर। ये तो इंडिपेंडेंट है, ओवर इंडिपेंडेंट। तो रन्स किधर को होंगे, 1 रन, 2 रन, 3, 4, 5 रन। तो किधर को, रन्स इस तरफ को बनेंगे और ओवर्स इस तरफ को होंगे। क्यों, क्योंकि ओवर इस तरफ को, क्योंकि ओवर तो इंडिपेंडेंट है। ओवर के ऊपर डिपेंड करता है रन बनना। ओवर इंडिपेंडेंट है और रन्स डिपेंड करते हैं ओवर्स के ऊपर। किसी ने क्या कि यहां तक रन बना दिए, 5 बना दिए, हो सकता है सेकंड ओवर में 3 ही बने, हो सकता है 3rd ओवर में 2 ही बने, हो सकता है 4th ओवर में आपके 20 बन जाए। तो मींस किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, आपका ओवर के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं रन्स। तो रन्स क्या हुए, रन्स कैसी क्वांटिटी हुई, डिपेंडेंट क्वांटिटी हुई। और ओवर्स कैसे हुए, इंडिपेंडेंट हुए। तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ओवर्स इधर को कभी नहीं आएंगे, इधर को क्या आएगा आपका, इधर को रन्स आएंगे और इधर को क्या आएगा, ओवर्स आएंगे। अब इधर को ओवर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ओवर जो है वो इंडिपेंडेंट है और रन्स जो बनने हैं वो डिपेंडेंट है ओवर्स के ऊपर। 1 ओवर में 50 भी होते हैं, 1 ओवर में 36 भी होते हैं, 1 ओवर में 20 भी होते हैं, 1 ओवर में 20 भी होते हैं और 1 ओवर में 0 भी होती है। मींस रन्स डिपेंड्स अपॉन ओवर्स, not the over depends upon the run. What are the runs? Runs is a dependent quantity and over is a independent quantity. So independent quantity is always taken toward x-axis and dependent quantity that is always taken toward y-axis. तो ये बात आपने गांठ बांध लेनी है कि जब भी ग्राफ बनाना है तो डिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी x-axis में लेनी है और डिपेंडेंट क्वांटिटी y-axis में लेनी है, y-axis में लेनी है। इस तरह से हमारे पास वेरिएबल 2 तरह के हो गए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे वेरिएबल्स होंगे। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि फंक्शन क्या होता है।
जैसे मान लीजिए फंक्शन, a quantity y is said to be a function of variable x, if corresponding to any value of x, there is a certain value of y. Then y is said to be a function of x. मान लीजिए, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे सपोज करिए ये हमारा ग्राफ है, तो हम ग्राफ में मैंने आपको बताया कि इधर को कौन सी लेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंट, और इस तरफ को डिपेंडेंट। मीन्स इन दिस केस दिस इज डिपेंडेंट सपोज y एंड इंडिपेंडेंट सपोज x। तो हम लिख देंगे कि y डिपेंड्स अपॉन x, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, y डिपेंड्स अपॉन x, या ऐसे लिखते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, ऐसे हम इसको। लेकिन हमने प्योरली मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखनी है y डिपेंड्स अपॉन x के लिए, तो हम ऐसे लिखेंगे कि y इज इक्वल टू, इट इज नॉट ए इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ को ऐसे लिखते हैं, बीच में क्या लिख देंगे x। कैसे पढ़ेंगे इसको, y इज ए फंक्शन ऑफ x, या पढ़ेंगे y डिपेंड्स अपॉन x। कैसे पढ़ेंगे इसको, y इज ए फंक्शन ऑफ x, फंक्शन f फॉर फंक्शन of for this x this and y is a function of x, y depends upon x, y is a function of x, y is equal to fx। कैसे पढ़ेंगे इसको, f of x, y is equal to f of x का मीनिंग क्या हुआ कि y is a function of x। suppose I will write y is equal to f of t, what is, कैसे पढ़ेंगे इसको, y is a function of t, y is a function of x। ठीक है, जैसे मैं लिखूं breakfast is equal to a function of milk। what does it mean कि breakfast depends upon milk, ब्रेकफास्ट में मिल्क होगा, ब्रेकफास्ट इज ए फंक्शन ऑफ मिल्क। या मैं लिखता हूं कि चिल्ड्रन लिख दीजिए, या यू आर ए फंक्शन ऑफ your parents। what does it mean, you depends on your parents, मीन्स आप किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर। किसके लिए, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो यू आर ए फंक्शन ऑफ पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स हैं तो आपकी जरूरतें पूरी होंगी, वो आपकी जरूरतें। ऐसे मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में मिल्क होगा तो मिल्क का फंक्शन है ब्रेकफास्ट, मीन ब्रेकफास्ट में मिल्क खा रहे हैं, मिल्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, मान लीजिए। ऐसे यू आर ए फंक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, ऐसे लिख दिया हमने, यू डिपेंड्स ऑन योर पेरेंट्स, ब्रेकफास्ट डिपेंड्स ऑन मिल्क, मान लीजिए। ऐसे तो ब्रेकफास्ट में और भी चीजें होती है, लेकिन हम मिल्क की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए। तो ऐसे y इज ए फंक्शन ऑफ t या y इज ए फंक्शन ऑफ x, इट मीन y डिपेंड्स ऑन x। कैसे पढ़ेंगे इसको, y डिपेंड्स ऑन x। मान लीजिए हमने बोला कि हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, व्हाट इज y, इट इज 4। इफ आई राइट x इज इक्वल टू 2, व्हाट अबाउट y,
y is equal to 7. If I write x is equal to 3, then what is y? 12 and so on. Means अगर हम x में चेंज करेंगे, अगर x की वैल्यू रखेंगे, x में चेंज करेंगे तो y में चेंज आएगा. आपने x में चेंज किया तो y में क्या आ गया? चेंज आ गया. फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x देयर इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y. तो हम बोलते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x. y इज ए फंक्शन ऑफ x. ऐसे सपोज करिए हमारे पास y इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t है. इफ वी सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज y? y is equal to 1 plus 3, that is equal to 4. If t is equal to 2, then what is y? 2 to the 4, 8 plus 3 into 2, that is 14. So means for changing the value of t, we are changing, means y depends on t. y depends on t. y also depend on z. ऐसा नहीं कि y is a function of x ही होगा, नहीं. y depends on z also. y depends on any. y is a function of theta. y is a function of theta also. theta means जैसे सपोज करिए मेरे पास जो फंक्शन है ये हमारा फंक्शन होगा. फंक्शन मीन y डिपेंड्स ऑन t, y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन z, y डिपेंड्स ऑन थीटा, क्योंकि उसके अंदर थीटा ही होगा. तो अगर थीटा के ऊपर अगर z की बात करो तो z ही होगा. जैसे मान लीजिए मेरे पास y इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 है. तो इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ z, वी विल गॉट चेंज द वैल्यू ऑफ y, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y. वी कैन से y इज ए फंक्शन ऑफ z, y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा. अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो आपके जो फंक्शन होते हैं, नंबर 1 जैसे हमारे पास पावर फंक्शन होता है. पावर फंक्शन भी बोलते हैं या अलजेब्रिक फंक्शन. जैसे मैं लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कौन सा फंक्शन है? पावर फंक्शन है. इस तरह से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2. तो y इज ए फंक्शन ऑफ x. दिस इज पावर फंक्शंस. हम क्या बोलेंगे इनको? पावर फंक्शंस बोलेंगे. ऐसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होंगे? जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको होता है y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू टेन थीटा, y is equal to secant square theta. Means these are the trigonometric functions. जो भी जिसमें थीटा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम उनको बोलेंगे. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं y डिपेंड्स ऑन थीटा. If we change the value of theta, there is a change in value of y. For a particular value of theta, there is a particular value of y. If theta is equal to 0, then what is y? Y is also equal to 0. If theta is equal to 90, then what is y? Y is equal to 1. You know, sin 90 is equal to 1. If theta is equal to 0, what is y? Y is equal to 1. Cos 0 is equal to 1. If theta is equal to 0, what is y? Tan 0 is equal to 0. And so on it will go. Means for changing the value of theta, we can got the value of y. Means y depends on theta. So these are the trigonometric function. Similarly, we have logarithmic function. Logarithmic function भी होते हैं आपके. अब logarithm में y is equal to log of ex. Log of ex. Logarithmic functions बोलेंगे इनको. Log of ex. Number 4. ये मैं आपको लॉगरिथम बताऊंगा. लॉगरिथम आई विल टोल्ड यू व्हाट इज लॉगरिथम. ऐसा तो आपने जूनियर क्लास में शायद पढ़ लिया हो, लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो आई विल गिव यू द लॉगरिथम. अर्थमेटिक को शॉर्टकट करना लॉगरिथम कहलाता है. जो कैलकुलेशंस, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं लॉगरिथम से. तो लॉगरिथमिक फंक्शंस आ गए आपके. उसके बाद आपके जो फंक्शंस हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू e की पावर x, y इज इक्वल टू e की पावर 2x. दीज आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. e की पावर जहां पे होगी दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. दीज आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिकॉज e की पावर x, e की पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम इनको बोलेंगे. ऐसे इनवर्स फंक्शन भी होते हैं. जैसे इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास? इनवर्स फंक्शन भी होते हैं जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. ये इनवर्स फंक्शन है. तो आपको जितने आपको चाहिए, वैसे तो फंक्शन बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन जितने आपको चाहिए लगभग मैंने बता दिए. फर्स्ट इज पावर फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन किस तरह, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये तो आपने पढ़ लिए हैं. लॉगरिथम नहीं पढ़ा है, बताया जाएगा. एक्सपोनेंशियल बताया जाएगा आपको. इनवर्स फंक्शन, इस तरह के ये जो है ये फंक्शन की कैटेगराइजेशन है. तो जब हम फंक्शन वर्ड यूज करेंगे, सपोज करो मैंने लिखा y इज इक्वल टू g ऑफ x, कैसे पढ़ेंगे इसको?
y इज ए फंक्शन ऑफ x, ऐसे भी लिखते हैं इसको, f ऑफ x तो लिख रहे हैं, y इज डिपेंड्स ऑन x, इसलिए y की वैल्यू डिपेंड की x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे मैंने लिखा, सपोज मैं लिखूं वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मींस वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, स्पीड डिपेंड ऑन टाइम, स्पीड जो टाइम के ऊपर डिपेंड करे तो हम लिख रहे हैं वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे फंक्शंस हैं, बट दीज आर कॉल्ड फंक्शन। नाउ थोड़ा सा नॉलेज हमें हल्का सा टच करेंगे लिमिट के साथ। लिमिट क्या होती है? लिमिट ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। लिमिट, लिमिट का मतलब होता है सीमा, सीमा, लिमिट। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2। अब ये जो फंक्शन है, अगर हम यहां पे, क्या ये फंक्शन डिफाइन होगा x इज इक्वल टू 2 के लिए? अगर हम x इज इक्वल टू 2 यहां रखें तो व्हाट इज y इक्वल टू 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, व्हाट विल गॉट 0 डिवाइड बाई 0। हम इसको इनफाइनाइट भी नहीं बोलते, क्योंकि इनफाइनाइट होता है 0 अपॉन 1, एनीथिंग अपॉन 0 उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। इट इज 0 अपॉन 0, तो इसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं या इनडिटर्मिनेट। हम इसको डिटर्मिनेट नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट। इसका मतलब फॉर x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अगर हम जो x की वैल्यूज हैं वो 2 के करीब रखें, 2 के पास में रखें, तो देखते हैं इस फंक्शन को क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि हम अगर x टेंस टू 2, इसको कैसे पढ़ेंगे? x टेंस टू 2 या x अप्रोचेस टू 2। इट इज नॉट 2 बट नियरर टू 2। x अप्रोचेस टू 2, अप्रोचेस टेंस टू 2, टेंस टू 2 या अप्रोचेस, अप्रोचेस टू 2, x अप्रोचेस 2। अगर x अप्रोचेस टू 2 होगा तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। देखते हैं कैसे होगा। मान लीजिए हमने क्या किया कि x की वैल्यू 1.5 रख दी। जब हम x 1.5 रखें तो क्या होगा? 1.5 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 2। सॉल्व करेंगे इसको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2.25 आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा और यू विल गॉट दिस वैल्यू इज 3.5। Now what we will do, we will write x is equal to 1.8, then you will got 1.8 का square minus 4 upon 1.8 minus 2. When we solve this value, you will get 3.8. Now I will substitute x is equal to 1.9, then what is y equal to 1.9 का square minus 4 upon 1.9 minus 2, that is equal to 3.9. 3.9. Now I will substitute x is equal to 1.95, then it is equal to 1.95 का square minus 4 upon 1.5 minus 2. When we solve it, we will got the value that is 3.95. Again, what we will do, we will substitute the value of x is equal to 1.99, suppose, then 1.99 का square minus 4 upon 1.99 minus 2, you will got the value is equal to 3.99, nearer to 4. जैसे ही हम x जो है उसकी वैल्यू को 2 की तरफ को बढ़ा रहे हैं, तो जो आपका ये फंक्शन है y की वैल्यू जो है वो 4 की तरफ को जा रही है। किसकी तरफ को जा रही है? 4 की तरफ को अप्रोच कर रही है। When x tends to 2 means जब x tends to 2 तो वैल्यू कहां को जा रही है? 4 की तरफ को जा रही है। तो इस जो फंक्शन है इट मींस when x tends to 2 then y tends to 4, not 4 कभी नहीं होगा, लेकिन it is tends to 4 की तरफ को वैल्यू जा रही है। इट मींस जो आपका फंक्शन है हम उसको कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। कितनी लिमिट होगी?
दैट इज इक्वल टू 4. इट इज नॉट 4 बट नियर टू 4. तो लिमिट का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे हम x को x टेंस टू 2 होता जा रहा है, वैसे वैसे ही y की जो वैल्यू है वो 4 की तरफ को जा रही है. तो इस फंक्शन की आंसर कितना आ गया? 4 आ गया. लिमिट x टेंड टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4. दैट इज इक्वल टू 4. तो ये लिमिट x टेंड टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 4. हमारे पास ये मीन्स लिमिट का मीनिंग क्या हो, तो लिमिट को आप कैसे एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. आप बोलते हैं कि जैसे जैसे हम 2 की तरफ को जा रहे हैं वैसे वैसे जो है वो y जो है वो 4 की तरफ को जा रहा है. तो हम बोलते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 4 है. कितनी है? 4 है. पर 4 एग्जैक्टली नहीं होगी, टेंस टू 4 है. टेंस टू 4 है. टेंस टू 4 है. तो ऐसे ही मान लीजिए मेरे को जैसे हमारे पास लिमिट के कुछ फार्मूलाज हैं, लिमिट्स के कुछ आप लोग कुछ फार्मूलेज याद रखेंगे कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा दैट इज इक्वल टू 1. दैट इज इक्वल टू 1. सिमिलरली लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा डिवाइड बाई थीटा दैट इज आल्सो इक्वल टू 1. and limit theta tends to 0 cos theta that is equal to cos theta, limit theta tends to 0 तो cos theta divided by theta that is equal to 0. that is equal to 0. तो इस तरह से ये कुछ लिमिट्स के क्या है? फार्मूलास है. क्योंकि cos थीटा की वैल्यू जब थीटा चेंज cos 0 हो जाएगा. cos 0 is equal to 0 0 upon theta that is equal to 0. tan theta if theta is very small it is theta upon theta that is 1. theta upon theta that is 1. If theta is very small then sin theta change to theta तो theta by theta that is equal to 1 होगा. ये कुछ फार्मूलेज हैं हमारे इस चीज के लिमिट के. ऐसे ही हम अगर हम बात करें लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 sin डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा x दैट इज इक्वल टू 1. दैट इज इक्वल टू 1. तो ये लिमिट लगा दी हमने. लिमिट का मीनिंग डेल्टा x अप्रोचेस टू 0. इट इज नॉट 0 बट डेल्टा x इज अप्रोचेस टू 0. डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, not 0. it is equal to 0.00001 means it is very very small, very very small. So this is your limit. Now we will define the differentiation. differentiation को हम define करते हैं. differentiation if y is equal to a function of x, if y is equal to a function of x then the rate of change of y with respect to x, the rate of change of y with respect to x is called differentiation. It's called differentiation. Means अगर हम x की वैल्यू में चेंज करेंगे तो y की वैल्यू में जो चेंज आएगा, अगर हम उसको क्या करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मींस हम लोग y से किसको डिवाइड कर देंगे, x को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड आवर डिफरेंशिएशन. दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. और द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड डेरिवेटिव. जो रिजल्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं. द रिजल्ट ऑब्टेन इज कॉल्ड डेरिवेटिव. रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. द रिजल्ट ऑब्टेन इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं अभी कि मान लीजिए हमने क्या किया, y इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ x ले लिया. मान लीजिए दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल मैं यहां से आपको बताऊंगा किस तरह से डिफरेंशिएशन होती है. तो हमने क्या किया कि x विल चेंज टू x प्लस डेल्टा x. डेल्टा x मतलब स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, डेल्टा x. अगर हम x में स्मॉल चेंज करेंगे तो y में क्या होगा? y में भी चेंज आएगा. लेकिन y में जो चेंज आएगा वो y नेचर का ही होगा, नॉट x नेचर का. y में y जुड़ेगा, x में x ही जुड़ेगा.
बाई में बाई जुड़ेगा, बाई नेचर का चेंज आएगा, तो मैं लिखता हूँ बाई प्लस डेल्टा वाई। बाई में कितना चेंज आया, डेल्टा वाई आया। बाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आपको समझ आया कि नहीं आया? मैंने आपको बताया कि y इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। मैंने बोला कि x में मैंने चेंज किया 0.1 का, तो मेरे पास क्या जाएगा, x में चेंज 0.1 का किया तो y में भी वैसा ही चेंज आएगा। स्मॉल चेंज करेंगे तो स्मॉल ही चेंज आएगा यहां पर। तो बट वी कैन से कि y प्लस डेल्टा वाई, हम क्या करेंगे 2 माइनस 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 माइनस 1। जब हम 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। y से y कट जाएगा, यू विल गॉट डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज डेल्टा। नाउ एक स्टेप इंट्रोड्यूस करते हैं कि इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग both sides by delta x। क्या जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा x। नाउ टेक लिमिट्स बोथ साइड, टेक लिमिट्स बोथ साइड्स। तो हमारे पास लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा x। दिस इज व्हाट इज दिस कॉल्ड, चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। तो हम इस सारे इसको लिखने, मैं बताऊंगा क्यों लिखेंगे, इसको जो हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को, एक्चुअल में ये और छोटा हो जाएगा बिकॉज डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो हम इसको लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, सॉरी नॉट डी टी, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू में कितना चेंज आया। ये जो लिमिट होती है इसको क्या लिखते हैं हम लोग, डी बाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं। तो डी बाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा x। दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर वी विल फाइंड द डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट इज डी बाई अपॉन डी एक्स इज कॉल्ड, means we can read it as differentiation of y with respect to x। कैसे पढ़ेंगे इसको, या डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। इस तरह से हम डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x निकाल सकते हैं। अब इसका ये तो हमारा ये जो मीनिंग है ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हमारा आया। इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं इसका, इस फार्मूले का डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्यों बोलते हैं, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मींस एक बात तो क्लियर होगी कि जो हमारा dy अपॉन dx है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, मींस rate of change of y, change in y, difference in y divided by dx। मींस इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रही है साथ में डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस और डिवीजन हो रही है, डिफरेंस हो रहा है और डिवीजन हो रही है। कैसे डिफरेंस हो रहा है मैं बताऊंगा अभी, डिफरेंस हो रहा है और डिवीजन हो रहा है। तो डिफरेंस तो यहाँ आ गया डिफरेंस, और यहाँ पे क्या आ गया डिवीजन, डिवीजन का TION और डिफरेंस का यहाँ तक, इस टर्म को काट दो तो क्या बन गई आपकी डिफरेंशिएशन। क्या बन गई डिफरेंशिएशन, मींस डिफरेंस प्लस डिवीजन, डिफरेंस प्लस डिवीजन, डिफरेंशिएशन हो गई। तो हम लोग करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन का।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। बेटा मैं एक आपको बात बताता हूँ कि जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया बिटवीन y एंड x के बीच में, x और y के बीच में ग्राफ बनाया। जब हम ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए हमारा जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है। पाई डिपेंड्स ऑन x ऑन द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। अब हम इस ग्राफ की अगर हमने स्लोप निकालनी है, क्या निकालनी है? स्लोप। स्लोप क्या होती है कि ये जैसे सपोज करो मेरा ग्राफ अगर ऐसे होता, ये इसकी स्लोप कितनी है? 0 है। क्यों है 0? क्योंकि ये 0 है, जीरो स्लोप है। क्योंकि यहां पर अगर आप पानी फेंकेंगे तो क्या पानी इधर से ऐसे नीचे को आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को ऐसे करूंगा तो स्लोप बढ़ गई, और ऊपर करूंगा तो और बढ़ गई। मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, अब वो जल्दी आएगा कि यहां पे जल्दी आएगा। अगर हम यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो जल्दी नीचे गिरेगा, तो इसकी स्लोप ज्यादा है। और बढ़ा दो तो इसकी स्लोप और बढ़ गई। इसकी अगर ऐसे कर दिया तो स्लोप कैसी होगी? इनफाइनाइट होगी, बहुत ज्यादा स्लोप होगी। मींस स्लोप ऐसी कितनी स्लोप है? ऐसे 0 है। जैसे हम एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो स्लोप भी बढ़ती जाएगी। स्लोप क्या? जैसे हम घर बनाते हैं तो घर की क्या रखते हैं? स्लोप। क्यों रखते हैं स्लोप? क्योंकि बारिश पड़ेगी तो वो कहां गिर जाए? आकर के नीचे। हम लोग लिंटर डालते हैं घर में तो लिंटर की स्लोप रखते हैं कि पानी इकट्ठा ना हो, पानी कहां चला जाए? नीचे चला जाए। हम लोग टाइल लगाते हैं, टाइल में बाथरूम में टाइल लगाएंगे तो उसमें स्लोप रखेंगे कि बाथरूम का पानी जो है वो नीचे को बह जाए, उसमें थोड़ी सी स्लोप होगी। अगर स्लोप नहीं होगी तो पानी वहीं इकट्ठा हो जाएगा। तो हम लोग स्लोप रखते हैं। ऐसे ग्राफ की भी क्या होती है? स्लोप होती है। तो इस ग्राफ की क्या है? स्लोप है। अब आपने देखा कि यहां पर मैं बात कर रहा था, यहां पे स्लोप कितनी थी? 0। फिर आपने बोला स्लोप बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर कितनी हो गई? मैक्सिमम हो गई। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम tan थीटा बोलते हैं। जो tan थीटा होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो tan थीटा की वैल्यू 0 होती है। फिर जब 30 डिग्री होता है तो tan थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास √3 आ जाती है। 45 के ऊपर 1 आ जाती है, 60 के ऊपर 1/√3 आ जाती है, एंड 90 के ऊपर जो वैल्यू होती है दैट इज कम्स टू बी इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होती है, whatever it will comes। तो जो भी वैल्यूज आती है मैं देख लेता हूं। वैसे sin 0 अपॉन, ये तो 0 होगी। दूसरी वैल्यू क्या होगी? sin 30 इज 1/2 एंड cos 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो क्या होगा? 1/2 इंटू √3। तो इट इज √3/2 हो जाएगी। इस तरह से √3/2, this is 1 and this value is we will see cos sin 60 is equal to sin 60 that is equal to √3/2 and it is 1/2, 2 से 2 कट गया, you will got √3। these are the correct result, √3/2, 1, √3 and infinity। if you see the value is increasing, the value of tan theta is increasing from 0 to maximum, and slope is also increasing from 0 to maximum। when tan 90 is there then the slope is infinite, this is infinite। तो हमने tan को विकल्प चूज कर लिया कि tan से हम स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे। tan थीटा से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो tan थीटा से हम स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे y is equal to mx plus c, that is the equation of a straight line where c is the intercept and m is called the slope। तो m किसके बराबर होगा? that is equal to tangent थीटा। स्लोप ऑफ द ग्राफ किससे दी जाएगी? tan थीटा से। क्यों दी जाएगी? मैंने बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे वेरी करता है हमारा। tan थीटा ही है। अगर हम और की बात करें, सीकेंड की बात करें, तो सीकेंड जो है इस तरह से नहीं करेगा, कॉस नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा। आपका कोटेंजेंट है, लेकिन कोटेंजेंट में क्या होगा? जब 90 होगा तो यहाँ पे 0 होगा। तो मींस बट विल गॉट कि tan ही ऐसा फंक्शन है जो 0 एंगल के लिए, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? यहाँ इन दोनों के बीच में, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब 0 डिग्री हो तो 0 आना चाहिए, लेकिन कोटेंजेंट थोड़ी आएगा। कोटेंजेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि कोटेंजेंट 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। तो कोटेंजेंट तो आ नहीं है। कौन सा? एक ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan थीटा है। तो हम tan थीटा से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ दैट इज गिवन बाय tan थीटा। तो यहां से हम tan थीटा अगर निकाल लें तो हम क्या निकाल लेंगे? स्लोप निकाल लेंगे। तो इस ग्राफ का ये एंगल थीटा है। मान लीजिए हम लोग इसी को यहां ले जाएं तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। यहां ले जाएं तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। दिस आल्सो इक्वल टू थीटा। तो हम कहीं पर भी स्लोप निकाल सकते हैं।
तो tan थीटा कैसे निकलता है? tan थीटा इज इक्वल टू, मान लो हमने क्या किया कि इस ग्राफ में हमने 2 पॉइंट से जूम कर लिए, मान लीजिए क्या किया हमने, इस ग्राफ में 2 पॉइंट जूम कर लिए, एक यहाँ पे जूम कर लिया A और यहाँ पे दूसरा पॉइंट जूम कर लिया B इस ग्राफ में। मान लीजिए A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लीजिए A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, इधर को x1 और इधर को y1, और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक x2 और यहाँ से लेके यहाँ तक y2, ये y2 हो गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इज x2, y2 एंड इसके एक क्या होंगे x1, y1। या आपको पता कोऑर्डिनेट्स, इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं x1 और इसके कोऑर्डिनेट्स y2, x2 y2। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने यहाँ पे एक ये बना दिया एंगल थीटा, तो व्हाट इज tan थीटा फ्रॉम हियर? tan थीटा इज इक्वल टू, सपोज दिस इज C, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। व्हाट इज BC? इफ यू सी BC दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1, क्योंकि अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो BC आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2, this is x2 minus x1, that is this distance, that is AC, that is x2 minus x1, y2 minus y1 is equal to x2 minus x1। तो what we can say, that is y2 minus y1 is equal to x2 minus x1, that is tan theta from here, that is tan theta, or that is called slope। What is slope? That is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। or if you see the slope of this graph is constant, it is equal to constant। constant क्यों? चाहे आप यहाँ निकालिए तब भी थीटा सेम है, यहाँ निकालिए तब भी थीटा सेम है, कहीं मर्जी निकालिए, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कैसी है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है इस ग्राफ की स्लोप। इस द ग्राफ बिटवीन y एंड x, y एंड x के बीच में ये ग्राफ है, मींस y डिपेंड्स ऑन x। तो चेंज इन वैल्यू ऑफ y टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ x, व्हाट दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड द this is called the derivative। why? Because change in value of y to the change in value of x, the rate of change of y with respect to x। ये तो डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या देती है? डेरिवेटिव देती है हमें। लेकिन मान लीजिए हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरह का है, ये हमारा ग्राफ है, नाउ सी द ग्राफ, सी जस्ट लाइक दिस वन, दिस इज द ग्राफ। नाउ व्हाट इज द स्लोप एट दिस पॉइंट? तो हम यहाँ से एक टेंजेंट लेंगे और ऐसे कर देंगे तो ये एंगल थीटा आ जाएगा, ये स्लोप होगी। यहाँ पे लेंगे तो यहाँ से करेंगे तो ये एंगल थीटा आ जाएगा, यहाँ से लेंगे तो यहाँ से ये एंगल थीटा आ जाएगा। क्या हो रहा है? एंगल थीटा बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ की स्लोप बढ़ती जा रही है, क्योंकि थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगी, क्योंकि tan 90 मैक्सिमम मींस tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है थीटा के साथ, थीटा बढ़ता है तो tan थीटा भी बढ़ता है, अगर बढ़ता है तो स्लोप बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है इस ग्राफ की। लेकिन इस ग्राफ की जो स्लोप है वो अगर हम बात करें तो वेरिएबल है। कैसी स्लोप है इस ग्राफ की? वेरिएबल है, वेरिएबल स्लोप है। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और, इट मींस इस ग्राफ की स्लोप है हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट है, एवरी पॉइंट के ऊपर डिफरेंट है, क्योंकि वेरिएबल स्लोप है, वेरिएबल स्लोप है यहाँ पे। अगर वेरिएबल स्लोप है तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ में हम लोग कैसे इसकी स्लोप निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारा ग्राफ है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लिया B, A और B। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x1 y1 और इसके क्या थे? x2 y2, x2 y2, दिस इज y एंड दिस इज x। तो क्या करेंगे हम लोग, इस ग्राफ की स्लोप निकालेंगे। जब इस ग्राफ की स्लोप निकालेंगे मान लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से ये हमारा इस ग्राफ का स्लोप आ जाएगा। तो इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी? दैट इज आल्सो tan थीटा। तो व्हाट इज tan थीटा फ्रॉम हियर? दैट इज इक्वल टू y2 minus y1 divided by x2 minus x1, x2 minus x1। but this slope is this is the slope for this average slope हमने निकाली यहाँ से। लेकिन अगर हम क्या करें कि B को A के क्लोज ले आए, we will bring the B close to A। मान लीजिए, मान जो हमने क्या किया कि B को क्या किया, हमने B को A के क्लोज ले आए, B को A के क्लोज ले। तो यहाँ से जो टेंजेंट बनेगा लगभग एक ही टेंजेंट बनेगा, ऐसे टेंजेंट बन गया। तो इस टेंजेंट की हम क्या निकाल लेंगे? स्लोप निकाल लेंगे। लेकिन जब B क्लोज टू A हुआ, B इज क्लोज टू A मीन्स B क्लोज टू A मीन्स व्हाट वी कैन से कि दिस डिस्टेंस टेंड्स टू बी, दिस डिस्टेंस AB टेंड्स टू बी 0।
ए बी टेंस टू बी जीरो, वेरी स्मॉल, very small, then what we will write this as dy and this as dx. क्या लिखते हैं हम इसको, dy और इसको dx लिखते हैं। तो और छोटी स्लोप लेंगे तो इन दो पॉइंट्स को और क्लोज ले आएंगे तो और छोटी स्लोप आ जाएगी, हम उसको dy अपॉन dx बोलेंगे। इसका मतलब स्लोप किसके बराबर होगी, दैट इज dy अपॉन dx। लेकिन यहां पे एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं, मान लीजिए यहां पे हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया डेल्टा y एंड दिस डिस्टेंस इज डेल्टा x। तो क्या आ गया आपके पास, इस ग्राफ में स्लोप किसके बराबर आ गई, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, व्हाट लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। डेल्टा x टेंड्स टू जीरो का मतलब जब दोनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लोज होंगे, तो ये स्लोप आ गई। हम इसको और छोटा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, हम इसको क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx लिखते हैं। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या dy अपॉन dx या dy dx ऑफ y मींस व्हाट वी कैन से डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि स्लोप क्या देती है हमें, स्लोप हमें ग्राफ की क्या देती है। इसमें भी होता है dy अपॉन dx अगर हम स्मॉल, लेकिन dy अपॉन dx इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे जो dy अपॉन dx आया दैट इज अ वेरिएबल वैल्यू, बेसिकली मींस दैट इज ए किसी इंस्टेंट के ऊपर वैल्यू आई, पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वैल्यू आई, इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू आई, तो हम इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, dy अपॉन dx को। What is dy upon dx called? It is called differentiation. What is called? This is called differentiation. तो the differentiation of y with respect to x कैसे पढ़ेंगे इसको, dy upon dx या dy dx of y differentiation of y with respect to x. The slope of the graph, what is give us? That give us the differentiation. That give us the differentiation. तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ऐसे लिखा हो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, delta y upon delta x is equal to f of x plus delta x. This is the formula basically, minus fx upon delta x, and here the limit delta x tends to 0 also. Then what this term's called, this is called dy dx of y. Limit delta x tends to 0, f of x plus delta x minus of fx upon delta x. अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मींस कि जैसे सपोज करिए हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, दिस एवरेज वेलोसिटी। चेंज इन डिस्टेंस टू द चेंज इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो इस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं हम इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर यहाँ पे b एवरेज मींस b इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s बाई डेल्टा t लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिख देंगे, d बाई डी टी ऑफ s। इसका मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ वेरी करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। सिमिलरली हम एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना चाहे तो हम लोग लेंगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और दैट इज इक्वल टू dv अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मींस अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें वेलोसिटी का तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस टर्म को क्या लिखते हैं हम लोग, इस टर्म को हम शॉर्टकट क्या लिखते हैं, डी बाई डी टी ऑफ बी, क्योंकि ये स्मॉल है, स्मॉल को हम ऐसे लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। देखो हमारे पास डेल्टा के बाद सबसे बड़ा डेल्टा, फिर उसके बाद उससे छोटा डेल्टा, फिर उसके बाद उससे छोटा डेल्टा, और उससे बाद सबसे छोटा डेल्टा। चार तरह के डेल्टा होते हैं हमारे पास, इसको करली बोलते हैं, ये भी डेल्टा, ये भी डेल्टा, ये भी डेल्टा, ये डिफरेंशिएशन। जितना स्मॉल चेंज, स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ दिस, तो ए इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू डेल्टा, दैट इज डी बी अपॉन डी टी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको
फर्स्ट प्रिंसिपल से जो मैंने आपके सामने ये किया, इससे एक प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए हमें आ गया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिए। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, हमने क्या किया था, y में चेंज किया था डेल्टा y। क्यों? क्योंकि x में कितना चेंज किया था हमने, डेल्टा x चेंज किया था, तो y में कितना चेंज आ गया था, डेल्टा y चेंज आ गया था। तो x प्लस डेल्टा x स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या किया था हमने, 2 में से 1 को माइनस कर दिया था, तो क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। Now you will got y is cancelled with y, and here you will got x square plus delta x square plus 2 into x into delta x minus x square। हमने यहाँ फार्मूला अप्लाई किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, x स्क्वायर इज कैंसिल विद x स्क्वायर। अगला स्टेप क्या था, हमने इसको डेल्टा x से डिवाइड किया था, तो डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा x। फिर क्या किया था हमने, लिमिट ली थी, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, it is cancelled, it is delta x plus 2x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2x, डेल्टा x 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 वैल्यू रख देंगे। तो व्हाट विल गॉट, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल दिस, व्हाट दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। व्हाट इज द आंसर, 2x। The answer is 2x. You can solve different problems. You can solve y is equal to 2x at your home, y is equal to 3x square, y is equal to 3x cube plus 3x। इस तरह की प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन मान लीजिए हम लोग इससे जो प्रॉब्लम्स हैं y is equal to x की पावर n भी सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर y is equal to x की पावर 4 आ गया तो हमें 4 का फार्मूला या 5 का फार्मूला नहीं आता है, या y is equal to x की पावर 100 आ गया तो वो फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत लेंथी हो जाएंगी, तो हम लोग यहाँ पे कुछ रूल्स करेंगे, कुछ फार्मूले करेंगे, और उन फार्मूलों की यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैं आपको फार्मूले थोड़े से बता देता हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपने ये याद करने हैं, फिर मैंने आपको कल बताऊंगा कि ये फार्मूले कैसे यूज करने हैं। Number 1 rule, if c is a constant, then differentiation of c constant is equal to 0. Differentiation of constant is equal to 0. Number 2, if y is equal to c into u, then differentiation of c into u is equal to, constant differentiation से बाहर आ जाएगा, differentiation of u हो जाएगा, differentiation of u हो जाएगा, where u is a function of x, u is a function of x, u किसका फंक्शन है, x का है। नंबर 3 फार्मूला, if y is equal to u plus minus v plus minus w, then what is dy dx of y is equal to dy dx of u plus minus v प्लस माइनस w इज इक्वल टू डी, सबको अलग कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस, प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, अगर माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ बी प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा, वेयर यू बी एंड डब्ल्यू दे आर द फंक्शन ऑफ एक्स, दे आर द फंक्शन ऑफ एक्स, ये बात आप याद रखेंगे। नंबर 4 फार्मूला, y इज इक्वल टू u इंटू वी, u इंटू बी, इसको हम प्रोडक्ट फार्मूला भी बोलते हैं, वेयर, आप यहां पे एक चीज नोट करिए, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x। तो हम लिखेंगे कैसे पढ़ेंगे इसको, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस b एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u कर देंगे। फिफ्थ रूल, फिफ्थ फार्मूला, that is if y is equal to u upon v, u upon b, then what will you do, आप क्या करेंगे, जो नीचे होगा उसको स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर, b एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ b कर देंगे। ये फार्मूला बन गया फिफ्थ फार्मूला, वेयर u एंड v दे आर फंक्शन ऑफ x, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x।
उसके बाद सिक्स्थ फार्मूला, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, देन इट इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। लेकिन अगर y इज ए फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू u की पावर n, देन n इंटू u की n माइनस वन इंटू अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये फार्मूला। बट इज u इज ए फंक्शन ऑफ x, u इज ए फंक्शन ऑफ x, ये बताया जाएगा आपको, आपने याद करना है, u इज ए फंक्शन ऑफ x। ऐसे ही अगर y इज इक्वल टू साइन x हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x जो होगी दैट इज इक्वल टू कॉस x। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x जो होगी माइनस साइन x होगी। डिफरेंशिएशन ऑफ विच वन योर नाउ कॉस x हो गया, ये फार्मूले आपने याद करने हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट x, tan x, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट x दैट इज इक्वल टू सीकेंट x इंटू tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ cosecant x is equal to minus cosecant x into cotangent x, and differentiation of cosecant x हो गया, differentiation of cotangent x is equal to minus cosecant square x, minus cosecant square x। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। अगर इसी में आपके पास y is equal to sin u हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन u इज इक्वल टू कॉस u इंटू अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ u। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस u इज इक्वल टू माइनस साइन u अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ u। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan u इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर u इंटू अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ u। डिफरेंशिएशन ऑफ secant x, secant u is equal to secant u into cosecant u, sorry tan u into again differentiation of u। इस तरह से differentiation of cosecant u is equal to minus cosecant u into cotangent u again dy dx of u। differentiation of cotangent u is equal to u minus cosecant square u into again dy dx of u। मीन अगर u होगा तो यहाँ पे dy dx of u से सब जगह मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद एक दो फॉर्मूले और हैं जो आपने याद करने हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log ex that is equal to 1 upon x। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x log ex का 1/x। तो ये फार्मूले आपने याद करने हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज फार्मूलाज, देन टुमारो आई विल टोल्ड यू हाउ टू अप्लाई दिस फार्मूला। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।